हमारी मातृशक्ति और अपने अपने संगठनों और व्यक्ति रूप में इस समाज में अच्छे के लिए काम कर रहे मेरे सभी साथी पिछले लगभग 1-1.5 घंटे से व्यक्तिगत परिचय में और जिन साथियों की बात आपने सुनी, कुछ बातें निकल के आई और कुछ साथियों का जो पहली बार इस बैठक में आए, ये सोचना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है आपके बीच में आने का और इस पंचायत में इस बैठक में बातचीत करने का। एक जनता सरकार मोर्चा के नाम से जो मेरे से पहले साथी बोले, उन्होंने बताया कि हम एक मोर्चे के माध्यम से इस पूरे हरियाणा और आसपास के प्रदेशों में उन जागरूक साथियों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। समस्याएं बहुत हैं, उन समस्याओं का समाधान कहाँ है? मैं मेरी बात प्रारंभ वहाँ से करूँगा। इस पंचायत के बीच में कुछ नौकरी करने वाले साथी हैं, कुछ सरकारी विभागों में नौकरी करने वाले साथी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले साथी हैं और कुछ खेती किसानी के माध्यम से अपना व्यवसाय करने वाले साथी हैं। कुछ उम्रदराज हमारी जो पीढ़ी जिससे हम आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर के जो कार्य की दृष्टि से अपने उस सेवानिवृत्ति में जा चुके हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। यहाँ 3 पीढ़ियां बैठी हैं, तो मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। आवश्यकता है, यदि काम क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, कैसे पर बात हो बाद में। यदि आप और हम ये मानते हैं क्या करना है, लेकिन वो क्यों, यदि आप और हम सहमत हैं कि करना आवश्यक है, तो प्रत्येक को जिम्मेवारी लेकर के आगे चलना चाहिए। तो बात है एक व्यवस्था की। आप और हम जो बात आई थी निकल करके कि समाज के किसी भी काम में हम साथ दे देते हैं, इसका मतलब आपको और हमें ये बताया गया है कि इस देश में सदियों सदियों से एक समाज की व्यवस्था चलती थी। एक समाज की वो व्यवस्था जो एक गांव से लेकर के शहर के हर गली मोहल्ले कि हर समाज के उसमें व्यक्ति होते थे और जो समस्याएं थी उस समाज के बीच में रखी जाती थी और मेरे समाज के प्रबुद्ध जानकार व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान बताते थे। लेकिन अतीत के कुछ कालखंड से जो ये व्यवस्था आपके गुलामी के कालखंड में भी प्रभावित नहीं थी, उस गुलामी से लेकर के आजाद भारत से आज तक यदि आप कल्पना करोगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी उस सामाजिक व्यवस्था को तोड़ा किसने। यदि एक नौकरी करने वाला साथी अपनी नौकरी को ईमानदारी से करता है तो समस्या किसने पैदा की। यदि एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला साथी अपनी कंपनी के सब रूल और रेगुलेशन को मान करके अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, तो फिर ये समस्या का बीज बोया किसने। में ये बात की गई है कि आप अपने कार्य को ईमानदारी से करिएगा, पूरा आत्मसात होकर के अपने कर्म में लीन होकर के अपनी जिम्मेवारी को करो। परिणाम की परवाह क्या होगी वो आपका और मेरा सोचने का कोई भाग्य नहीं है। लेकिन जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारियों को 100% दे रहा है, तो आज आपने और इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये हाहाकार क्यों है कि कुछ कॉरपोरेट दरिंदे, कुछ वो षड्यंत्रकारी लोग इस पूरी मानवता को नोचना चाहते हैं, वो पैसे के मगन में होकर के इस पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तो इस व्यवस्था के रूप में आपको एक बात निकल करके आएगी, आपके और मेरी समाज की समानांतर व्यवस्था के साथ एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनेताओं के माध्यम से, जो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से और इस न्याय तंत्र के माध्यम से एक ऐसी स्थायी व्यवस्था इस देश के अंदर स्थापित की गई है, इस आजादी के कालखंड से लेकर के आज तक, जो आपकी एक समाज में समाधान देने वाली व्यवस्था को खत्म करना चाहती है और उन दरिंदों के लिए काम कर रही है। अगर आप एक एक पर्सन को जोड़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ, वाकई में अभी एक छोटा प्रकरण आपके और मेरे सामने इस देश में चल रहा है। किसी मजहब विशेष के लिए एक बहन है, पार्टी की कार्यकर्ता थी या वो प्रवक्ता थी,
उसने कोई वाक्य बोला और उस वाक्य का संदर्भ उसने उस मजहब की किताब को दिया, तो आपको उस पूरे उन्माद के बीच में इन 4 स्तंभों की कार्य प्रणाली दिखाई देगी। जिन व्यक्तियों को आप और हम चुनते हैं, सरकारों का नाम दे दिया जाता है। एक भी किसी भी पार्टी का नुमाइंदा, चाहे वो किसी भी पार्टी से था, जिनको आपने और हमें चुन करके भेजा, एक भी व्यक्ति उस बात के लिए समाज को ये जगाने के लिए नहीं आया कि ये बात यदि इस लड़की ने किसी उस पुस्तक का हवाला दे करके कही है, तो बात यह होनी चाहिए कि यदि उस पुस्तक में गलत है तो उस पुस्तक के ऊपर बात चलनी चाहिए, इस लड़की के ऊपर नहीं। दूसरा, जो उस सरकार का जो रूप था वो ब्यूरोक्रेट्स थे। एक भी आईएएस, एक भी आईपीएस, एक भी सेक्रेटरी, एक भी एसडीएम, एक भी तहसीलदार, एक्शन एससी, जेई, कोई भी व्यक्ति ये नहीं आया कि सरकार के चुने हुए नुमाइंदों ने जो ये बात कही ये गलत है। मीडिया के अंदर आपने जो ट्रायल देख रहे हैं, समाज के उस वर्ग को सिर्फ और सिर्फ उद्वेलित करने का और भड़काने का काम चल रहा है। और जब न्यायपालिका आती है, जब ये तीनों लोग कहीं ना कहीं खतरे में नजर आते हैं, तो न्यायपालिका समाज को दिशा दिखाने का काम नहीं करती। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं। जब नेता फंसने लगते हैं तो न्यायपालिका उनको बचाने के लिए आ जाती है। जब मीडिया फंसने लगता है तो ब्यूरोक्रेट्स और नेता उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव क्या है, जो सरकार हम सिर्फ और सिर्फ ये मानते हैं कि सिर्फ चुने हुए लोग ही सरकार हैं, बिल्कुल ये एक गलतफहमी है। उस चुने हुए व्यक्तियों के साथ 3 जो चंडाल चौकड़ी है, ये चारों का एक ग्रुप है जो कहीं ना कहीं इस पूरी मानवता को अपने हाल पर छोड़ना चाहता है, और जो वो कॉरपोरेट षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इस पूरी मानवता को नोचना चाहते हैं, और जो एक ये स्थायी व्यवस्था सदियों से इस देश के अंदर जो पूरी दुनिया का सिरमौर था, और ये संस्कृति जो पूरी मानवता की संरक्षक है। आप सनातन धर्म के अंदर ये बात देखोगे कि यहां ना किसी को हड़पने की बात है, ना किसी पर कब्जा करने की बात है। हम पूरी मानवता की बात करते हैं, और माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, हम कल्पना करते हैं कि ये पूरी भूमि मेरी मां है और मैं इसका पुत्र हूं। तो यहां आपको ये चिंतन करने पड़ेगा कि यदि आज समस्या है, उस समस्या को पैदा किसने किया। यदि समस्या को पैदा एक किसान ने किया है तो वो किसान जिम्मेवार है। यदि समस्या को पैदा एक नौकरी, ईमानदारी से नौकरी करने वाले ने किया तो आप उस पर कसूर निकालिएगा। लेकिन ना किसान समस्या है, ना नौकरी करने वाला समस्या है, ना समाज के अन्य प्रकल्पों में लगा व्यक्ति समस्या है। समस्या है चंद वो लुटेरे लोग जो आपके और मेरे माध्यम से इन व्यवस्थाओं के ऊपर स्थापित हुए, और जो अपनी भूख के वशीभूत होकर के व्यवस्थाओं के लिए जो पैसा आपके और मेरे उन टैक्स पेयर के माध्यम से जाता था, वो लोग उस नोच करके, उस पैसे को लूट करके अपने घरों में कैद कर लिया और अनाप शनाप संपत्ति पैदा कर ली, और आज आप और हम उस अभाव में जीवन जी रहे हैं। इसलिए आपको जो योजना बनानी पड़ेगी, आपको जो संगठन तैयार करना पड़ेगा, आपको जो समाज तैयार करना पड़ेगा, वो समाज उस विचार का पैदा करना पड़ेगा। हम ना किसी व्यक्ति के खिलाफ हैं, हम ना किसी पार्टी के खिलाफ हैं। श्रीलंका के अंदर आपने एक बात देखी होगी, जो लोग केवल सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं, मैं उनके लिए एक वाक्य कहना चाहता हूं। श्रीलंका के अंदर आपने वो भूचाल देखा होगा, वहां अनाप शनाप तबाही प्रदर्शित की गई और ये कहा गया कि श्रीलंका तबाह होकर के बर्बाद हो गया। लेकिन आज भी आप ये महसूस करोगे कि वहां से चंद व्यक्तियों को पीट करके, उतार करके उस व्यवस्था पे उसी लुटेरी व्यवस्था के लोग स्थापित हैं। आज आपको और हमें जो काम करना है, हमें समाज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ने वाले वो लोग खड़े करने पड़ेंगे, जो यदि खेती की बात आती है तो हम रचनात्मक उस जहर मुक्त खेती पर काम करेंगे। यदि चिकित्सा की बात आती है तो हम आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य पर काम करने वाले लोग खड़े करेंगे। शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा का वो मॉडल हम खड़ा करेंगे जिससे एक गांव अपने बच्चों के लिए ये तय कर सके कि मेरे बच्चे का भाग्य ये होगा और उसके लिए व्यवस्थाएं मैं करूंगा। अब आपको और हमें अपनी अपनी स्थितियों का, अपनी अपनी परिस्थितियों का और अपने अपने सामर्थ्य का आकलन करके ये तय करना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेवारी यदि परिवार के लिए है तो उस परिवार को पालते हुए मैं समाज के लिए चिंतन करूं। यदि कोई ये मानता है कि ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई है, इस बैठक के अंदर या इस पंचायत के अंदर एक एक व्यक्ति ऐसा है, यदि वो व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए जिए तो
तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भोग और विलास के साथ जीवन को जी सकती हैं। उसी आज़ादी के कालखंड के लिए मरने वाले उन लोगों को, शहादत देने वाले उन मतवालों को हमें आदर्श मानते हुए वर्तमान में परपीड़ा में जीवन जीते हुए कि मैं मेरे सामर्थ्य से समाज के लिए क्या कर सकता हूं, और समाज के लिए मात्र विचारों और भावनाओं को भड़का करके हम किसी एक पार्टी को खत्म करके दूसरी पार्टी के लिए कच्चा माल तैयार करने के लिए नहीं निकले। हम उन सब चोरों को आंख में आंख मिला करके समाज को सिर्फ ये बताना चाहते हैं, यदि वर्तमान में ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के मूल में जो ये दरिंदे हैं जिन्होंने लूटा है व्यवस्थाओं से धन, तो क्यों नहीं इनसे भी जवाब लिया जाए। उसके बाद बात ये आती है कि कुछ लोग ये कि संगठन बहुत से कार्य कर रहे हैं और एक संगठन से और क्या होगा। हम जनता की ताकत का एहसास आपको व अतीत के छोटे छोटे प्रसंगों से जोड़ करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से उस समाज को संगठित करोगे तो आप और हम क्या ताकत होंगे। अतीत का आपने एक आंदोलन देखा होगा अपने इस भारतवर्ष के अंदर, उस आंदोलन को कभी जाति का नाम दिया गया, उस आंदोलन को कभी खालिस्तान का नाम दिया गया। मैं मानता हूं सत्ता के खिलाफ जब लड़ाई चलती है उसमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने वाले, चाहे वो कम्युनिस्ट लोग हों, चाहे वो खालिस्तानी लोग हों, चाहे वो भारत की संस्कृति को तबाह करने वाले और इस देश के अंदर उन्माद पैदा करने वाले भी लोग होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में जो समाज इस किसान के नाम पर लड़ रहा था वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। और आपने देखा होगा जब वो समाज संगठित हुआ, ना वो एक जाति थी ना वो एक वर्ग था, वो इस पूरे भारत का पेट भरने वाला अन्नदाता था। जब वो संगठित रूप में अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, झुकना पड़ा। यह है जनता की ताकत। इसलिए आप और हम समाज को यह आश्वस्त करके चलना चाहते हैं कि जब जनता अपनी ताकत को पहचान लेती है, जब समाज अपने अस्तित्व पर आए हुए खतरे के लिए लड़ने के लिए एक समस्या को, गुनाहगार को साबित करते हुए लड़ना चाहता है, तो बड़ी बड़ी सत्ताएं और बड़ी बड़ी ताकतें उसको गुलाम नहीं बना सकती। जब इस आंदोलन के दौरान युवाओं को उठा करके जेल में डाल दिया गया और जो समाज के बड़े हमारे बुजुर्ग निकल करके आए, उन्होंने सरकार और उन अधिकारियों से कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, यदि इनको तुमने रात को नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो वो समाज की और जनता की ताकत थी। रात के 12 बजे जेल के दरवाजे खुलते हैं, आपके मेरे बच्चे हमारे समाज के बीच में आते हैं। इसलिए हमें चुनौतियों का एहसास करते हुए इस समाज के उस जागृत वर्ग को खड़ा करना पड़ेगा जो छोटे छोटे स्वार्थों में, केवल अपने निहित स्वार्थों में अपने जीवन को लगा रहा है। हमें उस सामर्थ्य को बड़े परिप्रेक्ष्य में और इस समाज के उत्थान के लिए कि आज जो समस्याएं हैं उसका भला, उसका समाधान तभी हो सकता है जब सब मिलकर के अपनी अपनी आहुति डालेंगे। तो आज की इस जोन बैठक में आने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य लेकर के आए थे कि जो इन चारों जिलों के जागृत जिंदा साथी हैं, जो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को समझ करके साथ चलना चाहते हैं, हम केवल छोटे उद्देश्य के लिए इस जीवन को नहीं लगाना चाहते। आप में बैठा एक एक व्यक्ति यदि केवल अपने जीवन का ये ध्येय बना ले कि मैं 200 व्यक्तियों को खाना खिलाऊंगा, शायद वो खाना खिला सकता है, लेकिन आप उन 200 पेटों की भूख तो मिटा सकते हो, लेकिन आपके और मेरे इस समाज में अभाव में जीने वाले लोग जो अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं, उनके पेटों की भूख और उनके बच्चों का जो अभावग्रस्त जीवन है, शायद उन समस्याओं का समाधान अकेला अकेला व्यक्ति अपने सामर्थ्य से नहीं दे सकता। इसलिए आप प्रश्न कीजिएगा, आप अपने संशयों को रखिएगा। यदि आपको लगता है कि ये नौजवान एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के आगे चल रहे हैं तो आप हम पर विश्वास करिएगा। हमारा एक ही पैमाना है, आप हमारे अब तक के, वर्तमान के और अतीत के जीवन का आकलन कर लीजिएगा। मैं एक ही बात मेरे साथियों से कहता हूं, केवल वाणी से काम नहीं चलेगा। ये समाज जो देखता है वो आचरण और व्यवहार को देखता है। जो भी साथी जनता सरकार मोर्चा के कार्य में लगेगा, यदि उसके वर्तमान का जीवन, यदि उसका आचरण, उसका व्यवहार, यदि जो परिवार और समाज से संस्कार लिए हैं आज अच्छे हैं, तो हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी वो गलत नहीं होंगे। केवल और केवल कुछ व्यक्ति इस बड़ी लड़ाई को नहीं लड़ सकते, तो हम आपसे आह्वान करते हैं और इस जोन के उन सब जिंदा साथियों से आह्वान करते हैं कि आप
अपने अपने संगठनों के वजूद को रखिएगा। हम किसी संगठन को ये नहीं कह रहे कि आप, ये जो मोर्चा है ये सब संगठनों का वजूद है। इस मोर्चे के माध्यम से हम ये कहते हैं कोई गौरक्षा में लगा व्यक्ति गौरक्षा को करता रहे और इस मोर्चे के उद्देश्यों में अपनी आहुति डाले। हम किसान समाज को या स्थानीय समाज को ये कहते हैं, वो जो जातियों के नाम पर जो संगठन बने हैं, आज ब्राह्मणों के नाम पर सभाएं चल रही हैं, जांगड़ा समाज के नाम पर सभाएं चल रही हैं, जैन समाज के नाम पर, लेकिन मैं मानता हूं उन सभाओं के माध्यम से आप अपनी अपनी जाति का उत्थान तो कर जाओगे, लेकिन ये जो बड़ा उद्देश्य है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए सब साथी अपने अपने उन संगठनों के कार्य को करते हुए इस मोर्चा के उद्देश्य को हम केवल कल्पना में जी करके नहीं चल रहे। ये जो हमारा प्रथम सत्र चल रहा है, अब तक हमने उन साथियों का चयन करने के लिए निकले थे, इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे, हम विजन पर भी बात करेंगे, हम पॉलिसी पर भी बात करेंगे, हम आइडिया पर भी बात करेंगे। वर्तमान संसाधनों के माध्यम से जो चोर लूट करके व्यवस्थाओं के नाम पर भयानकता दिखाते हैं, हम एक एक पॉलिसी पर रिसर्च लेकर के समाज के सामने आएंगे और रचनात्मक काम भी करेंगे। केवल वक्तव्य दे करके या भावनाओं को भड़काना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम समाज के अंदर हर उस विचार को लेकर के, चाहे वो रचनात्मक कार्य है, चाहे सृजनात्मक कार्य है या पॉलिसी और आइडिया का कार्य है, तो हमें हर विषय पर योग्यता रखने वाले उन साथियों भाई बहनों की आवश्यकता है कि आकर के वो नेतृत्व करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसी पीड़ा, अपेक्षा और भावों को लेकर के आपके बीच में आए हैं। मेरी आंखें नम हो गई थी। एक भाई जब अपना परिचय देने के लिए खड़ा हुआ था और वो बोल नहीं पाया, आप उसकी भावनाओं का आकलन कीजिएगा। वो आंसू ऐसे ही नहीं निकलते, बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के लिए व्यक्ति निकलता है, लेकिन जब उसका एक व्यक्तिगत सामर्थ्य टकराता है, उसकी व्यक्तिगत कुछ जिम्मेवारियां हैं, वो बड़ा परिवर्तन नहीं दे पाता, इसलिए उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं आंसुओं में प्रकट होती हैं। तो मैं मेरे बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से, मेरी बहनों से और जो इस वीडियो के माध्यम से इस फरीदाबाद जोन के जो साथी या पूरे हरियाणा के साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही आह्वान करता हूं कि आप चिंतन करिएगा, आप ये महसूस करिएगा कि मुझे क्या करना है। यदि क्या करना है और क्यों करना है, ये दो बातें आपको समझ में आ जाएं, तो अपने अपने सामर्थ्य का आकलन करके, अपनी अपनी जिम्मेवारी का चयन करके कि जो सामर्थ्य मुझे परिवार से मिला है, जो संस्कार मुझे परिवार से मिले हैं, उस सामर्थ्य को मैं अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए क्या समाज के लिए दे सकता हूं, ये परपीड़ा में जीने का अभियान है। समाज को पुनः उसी उत्थान, उस भारतीय वैदिक सनातन परंपरा को जो पूरी दुनिया का सिरमौर रही है, उन अतीत के गुलामी के कालखंड में 7.5 लाख क्रांतिकारी मतवालों के सपनों का और आज़ादी के भारतवर्ष के उस राजीव भाई दीक्षित के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम निकले हैं। बलिदानी, कुर्बानी कोई भी ये तंत्र लेगा वो देनी पड़ेगी, और एक दिन मरने की बात नहीं है, प्रतिदिन आपको मरना पड़ेगा। एक दिन मरना आसान है, एक दिन आपकी शहादत कोई ले तो आपको कष्ट नहीं आएगा, लेकिन यदि इस कार्य को करना है तो आपको प्रतिदिन मरना पड़ेगा, प्रतिपल मरना पड़ेगा, तब जा करके आप बड़े उद्देश्य को हम अचीव कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जनता सरकार मोर्चा का ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या हम इसके माध्यम से करना चाहते हैं, वो आपके बीच में रखा। यदि आपको लगे कि ये कार्य अच्छा है तो आप आशीर्वाद देना, अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व करना। यहाँ की सरदारी यदि आगे आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़े ही समय में आप इन्हीं चोरों और दुष्टों को नकेल डाल करके समाज की जो स्थायी व्यवस्था थी, जो समानांतर व्यवस्था थी, जो दिशा देने वाली व्यवस्था थी, उस खाप व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को, पंचायत व्यवस्था को पुनः स्थापित कर पाएंगे, और जो निराशा का वातावरण है इसको हम तोड़ पाएंगे। मैं आपको पुनः अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप आए, आपने अपना समय दिया, और आगे की कार्रवाई के लिए भाई देवेंद्र अपने विचार आपके बीच में रखेगा। उसके बाद किसी के प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों का आपस में